हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूँ। मेरे साथियों, आज यूपी टेट 2026 भारतीय संविधान की क्लास में मूल अधिकार के चौथा अधिकार यानी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, पिछले वीडियो में मूल अधिकार का दूसरा अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है उस पर चर्चा किए थे। मूल अधिकार का तीसरा अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 और 24 में है उस पर चर्चा किए थे। मेरे साथियों, इस वीडियो में जो मूल अधिकार का चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हेडिंग बना लेते हैं। हेडिंग बनाइएगा एक सुंदर सा और लिखिएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। और मेरे साथियों, यह मूल अधिकार का चौथा अधिकार है, तो यह मूल अधिकार का मेरे साथियों यहाँ पे लिख लीजिएगा, यह चौथा अधिकार है। ठीक है मेरे साथियों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में हमें कुल कितने अनुच्छेदों पे चर्चा करना पड़ेगा, तो आइए उसे भी देख लेते हैं। मेरे साथियों, इसमें हमें पढ़ना है अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 28। यानी हमें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में कुल कितने अनुच्छेद पढ़ना है? 4 अनुच्छेद को पढ़ना पड़ेगा। तो आइए सर्वप्रथम हेडिंग बना लेते हैं अनुच्छेद 25। मेरे साथियों, अनुच्छेद 25 में क्या है, तो कहता है कि प्रत्येक नागरिक को अंतःकरण की स्वतंत्रता है। अंतःकरण का मतलब यह होता है मेरे साथियों कि प्रत्येक नागरिक, चाहे हम हैं चाहे आप हैं, अंतःकरण यानी दिल की आवाज़, आत्मा की आवाज़ सुनने की स्वतंत्रता है। जो हमारी या आत्मा कहती है वही करना चाहिए। यह किस अनुच्छेद में कहता है? यह कहता है 25 में। और किसके बारे में कहता है? धर्म के बारे में कहता है। तो आइए लिख लेते हैं। लिखिएगा, प्रत्येक नागरिक को, यह मेरे साथियों विदेशियों को नहीं प्राप्त है, इसलिए प्रत्येक नागरिक शब्द का प्रयोग किया गया है। तो लिख लीजिएगा, प्रत्येक नागरिक को अंतःकरण की स्वतंत्रता है, की स्वतंत्रता है। इसमें और भी लेटर है मेरे साथियों, लेकिन इसको समझना ज़्यादा जरूरी है। क्या कह रहा है कि प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक नागरिक को अंतःकरण की स्वतंत्रता है, यानी आपकी आत्मा की आवाज़ सुनना चाहिए। प्रत्येक नागरिक को यह कहता है कि प्रत्येक नागरिक को अपने आत्मा की आवाज़ को सुन के कार्य करना चाहिए। इसमें और कहता है कि प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म को मानने, क्या कहता है? अपने धर्म को मानने, अपने धर्म के अनुसार आचरण करने। आचरण का मतलब पूजा पद्धति। जैसे हम किसी को मिलते हैं तो क्या कहते हैं? प्रणाम भैया, नमस्ते। और मुस्लिम लोग मिलते हैं तो क्या कहते हैं? सलाम अलैकुम, आदाब, सलाम अलैकुम, ऐसे बोलते हैं। ईसाई में चले जाएंगे तो कुछ अलग ढंग से बोलेंगे। आप सिख में चले जाएंगे तो कुछ अलग ढंग से बोलेंगे। जैनियों में चले जाएंगे तो अलग ढंग से बोला जाता है। मतलब कल्चर के हिसाब से जो नमस्ते प्रणाम किया जाता है उसका कल्चर डिफरेंट है। मतलब ठीक है ना, ऐसा किया जाता है। तो वह आचरण करने की आज़ादी है आपको, और अपने धर्म का प्रचार करने का भी स्वतंत्रता है। यानी आप जिस धर्म में हैं उस धर्म का प्रसार कर सकते हैं। आप हनुमान जी के भक्त हैं तो गद्दा लेके आप पीठ पे घूम सकते हैं, जय हनुमान करते हुए जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो लिखिएगा, इसी में लिखना है कि प्रत्येक नागरिक को अंतःकरण की स्वतंत्रता है तथा उन्हें अपने धर्म को मानने, आचरण करने, क्या करने? आचरण करने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अपने धर्म का क्या कर सकते हैं? प्रचार करने की स्वतंत्रता
है। यह बात किस अनुच्छेद में कहता है? तो आपके 25 में कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता है, यानी आत्मा की आवाज़ सुनने की स्वतंत्रता है, तथा उन्हीं व्यक्तियों को, उन्हीं नागरिकों को अपने धर्म को क्या है, मानने। व्यक्ति शब्द यहाँ पे गलत हो जाएगा, अगर मेरे मुंह से निकल गया होगा व्यक्ति तो उसे गलत मानिएगा, नागरिक होगा। प्रत्येक नागरिक को क्या है, अपने धर्म को मानने की आज़ादी है, अपने धर्म के अनुसार आचरण है। यानी हम जाके नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज भी पढ़ सकते हैं, हम जाके पूजा में, मंदिर में पूजा करना चाहते हैं तो हम पूजा कर सकते हैं, गिरजाघर में जाके आप पूजा करना चाहते हैं तो गिरजाघर में जाके पूजा कर सकते हैं। मतलब जहाँ भी जैसे आपकी आचरण है आप कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? 25 के तहत। और इसमें कहता क्या है, आपको प्रचार करने की भी स्वतंत्रता है। प्रत्येक धर्म को अधिकार है कि अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, ठीक है, यह भी अधिकार है मेरे साथियों। इसके तहत कुछ अन्य बातें भी कहा है, जैसे कि इसी के तहत कहता है कि हिंदू जो धार्मिक संस्थाएं हैं सभी वर्गों के लिए खोला जाएगा। और हिंदू के अंतर्गत जैनी, बौद्ध और सिख को शामिल किया गया है। हिंदू के अंतर्गत हिंदू तो खुद ही शामिल है, लेकिन इसके अलावा जैन, बौद्ध और सिखों को शामिल किया जाता है। और इसी अनुच्छेद के तहत मेरे साथियों सिखों को कृपाण धारण करने की शक्ति दिया गया है, ठीक है। तो आइए इसे भी लिख लेते हैं, 2 पॉइंट लिख लीजिएगा 25 में लिखिएगा। हिंदू धार्मिक संस्था, हिंदू धार्मिक संस्था सभी वर्गों के लिए खोला जाएगा, सभी वर्गों के लिए खोला जाएगा। एक तो यह बात कहता है, और दूसरा इसी में लिख लीजिएगा पॉइंट चेंज करके, हिंदू के अंतर्गत हिंदू के अंतर्गत हिंदू ही को नहीं शामिल करेंगे तो किसे शामिल करेंगे? हिंदू के अंतर्गत हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख को शामिल किया जाता है। और सिख को शामिल किया जाता है, ठीक है। एक पॉइंट और लिख लीजिएगा इसमें, सिखों को कृपाण धारण करने की आज़ादी है, कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता है, ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। यह 25 का लेटर है। अब चलते हैं मेरे साथियों अनुच्छेद 26 की तरफ। 26 में क्या कहता है कि कहता है मेरे साथियों अनुच्छेद 26 के तहत कि प्रत्येक धार्मिक संस्था को प्रबंधन का अधिकार है, ठीक है ना। प्रत्येक धार्मिक संस्था जो भी है प्रबंधन का अधिकार है, और धार्मिक संस्था स्थापित करने का भी अधिकार है। यानी हम चाहते हैं, प्रत्येक नागरिक यदि चाहते हैं तो धार्मिक संस्था स्थापित कर सकते हैं। और धार्मिक संस्था है तो प्रशासन का भी अधिकार इसी के तहत दिया गया है। और इसी के तहत मेरे साथियों धर्म के नाम पर, या कह सकते हैं कि धार्मिक संस्था हेतु, धर्म के नाम पे नहीं, धार्मिक संस्था हेतु वित्त प्राप्त करने का भी अधिकार है। किसके तहत? अनुच्छेद 26 के तहत, ठीक है। लिख लीजिएगा, लिखिएगा 4 पॉइंट इसमें लिखना है, लिखिएगा। धार्मिक संस्था हेतु प्रबंधन का अधिकार, एक तो यह बात कहता है धार्मिक संस्था हेतु प्रबंधन का अधिकार। दूसरा, धार्मिक संस्था स्थापित करने का अधिकार, धार्मिक संस्था स्थापित करने का अधिकार, स्थापित करने का अधिकार, यह भी बात कहता है। और क्या कहता है? तीसरा कहता है कि धार्मिक संस्था हेतु प्रशासन का अधिकार, धार्मिक संस्था हेतु प्रशासन का अधिकार, प्रशासन का अधिकार। और चौथा पॉइंट कहता है कि धार्मिक कार्यों के लिए, धार्मिक
कार्यों, लिख लीजिएगा, धार्मिक कार्यों हेतु वित्त प्राप्त करने का अधिकार, वित्त प्राप्त करने का अधिकार यह किस अनुच्छेद में कहता है? तो यह आपका अनुच्छेद 26 में कहता है। मेरे साथियों, इसे मैं नोट करके लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, हिजाब का मुद्दा इसी से संबंधित है। किससे है? इसी से। हिजाब का विवाद का संबंध आपका अनुच्छेद 26 से है। और एक लिख लीजिएगा, सबरीमाला विवाद का संबंध भी किससे है? आपका अनुच्छेद 26 से है। बस इतना जान लीजिए, सबरीमाला विवाद लिख लीजिएगा, विवाद, ठीक है ना। यह स्वामी अयप्पा जी का मंदिर है, कुछ इससे विवाद हो गया था। मेरे साथियों, अनुच्छेद 25 में बस एक अपवाद लिख लीजिएगा, छूट गया था आपका अपवाद, क्योंकि कभी कभी अपवाद से भी प्रश्न बन जाता है। तो लिख लीजिएगा, लोक व्यवस्था आपका इस पे अनुच्छेद 25 में मेरे साथियों 3 अपवाद लगाया जाता है। एक लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर यह सभी कार्य करना है। तो लिख लीजिएगा, लोक व्यवस्था यह कहता है अपवाद में है, और सदाचार और एक कहता है मेरे साथियों स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ही कुछ आप कर सकते हैं, ठीक है ना। यह 3 बातें करता है आपका किससे? अपवाद में। अब आते हैं मेरे साथियों अनुच्छेद 27, लिखिएगा अनुच्छेद 27। मेरे साथियों, अनुच्छेद 27 बहुत छोटा है। इसमें कहता है कि राज्य कोई ऐसा कर या टैक्स नहीं लगाएगा जो पैसा किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए लगाया जा रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कमा रहे हैं तो आपके कमाई पर सरकार टैक्स लगा सकती है, लेकिन जो पैसा धार्मिक कार्यों के लिए लगाया जा रहा है उस पैसे पर टैक्स नहीं लगेगा। यह किस अनुच्छेद में कहता है? 27 में। आइए लिख लेते हैं, लिखिएगा, राज्य कोई ऐसा कर या इसी को क्या बोलते हैं? टैक्स नहीं लगाएगा जो पैसा धर्म विशेष की उन्नति के लिए खर्च किए जा रहे हों, जा रहे हों, ठीक है। अब आते हैं मेरे साथियों अनुच्छेद 28, लिख लीजिएगा, यह भी छोटा है तो यहीं पे हो जाएगा। अनुच्छेद 28 इसमें क्या कहता है? तो मेरे साथियों इसमें कहता है राज्य और धार्मिक शिक्षा के संबंध को दर्शाता है। यानी राज्य किस संस्थान में धार्मिक शिक्षा देगी और किस संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं देगी, इसका डिसाइड किया गया है अनुच्छेद 28 में। तो लिख लीजिएगा एक लाइन में, यह पूछा नहीं जाता है लेकिन लिख लीजिएगा, कभी हो सकता है कि पूछ ले कि धार्मिक शिक्षा का संबंध या धार्मिक शिक्षा दिया जाएगा, इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो क्या बताएंगे? अनुच्छेद 28। लिख लीजिएगा, राज्य और धार्मिक शिक्षा से संबंधित प्रावधान है, ठीक है। तो यह मेरे साथियों, यह जितने भी अनुच्छेद थे यह आपके मूल अधिकार के जो चौथा अधिकार है यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उससे संबंधित था। एक एक करके देख लिए, इससे ज़्यादा आपके पेपर में प्रश्न नहीं बनेगा। अब चलते हैं मूल अधिकार के 5वें अधिकार के तरफ, और क्या नाम है उसका? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। मेरे साथियों यह कहाँ से कहाँ तक है? तो यह आपका 2 अनुच्छेदों का है आपका अधिकार। इसमें आपका अनुच्छेद 29 है और 30 है,
और मेरे साथियों जो आपका पांचवा अधिकार है मूल अधिकार का, यह विशेष तौर से अल्पसंख्यकों के लिए है। यानी इसमें जो भी बात कहा गया है सभी अल्पसंख्यकों को हितों के बारे में कहा गया है। तो आइए एक पॉइंट लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है प्रश्न कि कौन सा अधिकार केवल अल्पसंख्यकों के हितों को पूरा करता है। तो क्या बताएंगे, आपको बताना पड़ेगा भाग 5 शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार केवल अल्पसंख्यकों के हितों को पूरा करता है। ठीक है, आइए लिख लीजिएगा, लिखेगा। यह अनुच्छेद पढ़ने से पहले एक लाइन लिख लेते हैं, लिखेगा यह केवल अल्पसंख्यकों के हितों को पूरा करता है। तो मेरे साथियों यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केवल अल्पसंख्यकों के हितों को पूरा करता है। यह वाला पॉइंट, यह वाला जो है आपका कई बार पूछा गया है, तो ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं अनुच्छेद 29 की तरफ। तो लिख लीजिएगा अनुच्छेद 29। इसमें है क्या, तो इसमें मेरे साथियों कहता है कि प्रत्येक नागरिक को जिनकी अपनी विशेष भाषा हो, विशेष लिपि हो या विशेष संस्कृति हो, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। तो ये लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि किसमें कहा है। तो लिखिएगा प्रत्येक नागरिक को जिनकी अपनी विशेष भाषा लिपि संस्कृति, विशेष भाषा लिपि और संस्कृति हो उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। बनाए रखने का अधिकार होगा। यह किस अनुच्छेद में कहता है, तो अनुच्छेद 29। इसी में मेरे साथियों एक और बात कहता है कि शिक्षा संस्थानों में धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसमें कहता है, 29 में। तो लिख लीजिएगा शिक्षा संस्थानों में धर्म जाति भाषा के आधार पर, धर्म जाति भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव नहीं किया जाएगा। ध्यान में रखिएगा क्या कह रहा है इसमें, तो कह रहा है कि जो भी शिक्षा संस्थान है, ठीक है ना, भारत के जो भी शिक्षा संस्थान हैं वहाँ पे धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। जबकि 29 का एक और लेटर है, इसमें क्या कहता है कि प्रत्येक नागरिकों को क्या है, जिनकी अपनी विशेष भाषा हो, विशेष लिपि हो और विशेष संस्कृति हो, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। यह बात करता है मेरे साथियों। यह आपका 29 का लेटर है। अब चलते हैं हम लोग आपके 30 पे। तो आते हैं 30 पे, देखिएगा, तो हेडिंग डाल लीजिएगा अनुच्छेद 30। इसमें क्या कहता है, तो मेरे साथियों इसमें कहता है कि सभी अल्पसंख्यकों को, अच्छा जानते रहिएगा, अल्पसंख्यक दो प्रकार के हो सकते हैं। एक होते हैं भाषाई अल्पसंख्यक और दूसरे होते हैं धार्मिक अल्पसंख्यक। ठीक है, एक धर्म के आधार पे अल्पसंख्यक होते हैं और एक भाषा के आधार पे अल्पसंख्यक होते हैं। यह दोनों अल्पसंख्यकों को आपके इच्छा अनुसार शिक्षा संस्थान की स्थापना करने का अधिकार अनुच्छेद 30 के तहत दिया गया है। यानी जो भी अल्पसंख्यक हैं, जैसे मुस्लिम अल्पसंख्यक आते हैं, बहुत सारे राज्यों में अल्पसंख्यक हैं,
लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं है, आपके पश्चिम बंगाल में नहीं है। वहाँ पे हिंदू क्या है, अल्पसंख्यक हैं, तो उनकी बात यहाँ पे किया जा रहा है। तो जो भी अल्पसंख्यक है उनकी बात किया जा रहा है कि अल्पसंख्यकों को इच्छा अनुसार शिक्षा संस्थान की स्थापना करने का अधिकार दिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत? 30 अनुच्छेद के तहत। तो लिख लीजिएगा, लिखिएगा सभी अल्पसंख्यकों को, लिखिएगा सभी अल्पसंख्यकों सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वह सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वह भाषाई अल्पसंख्यक हो, चाहे वह भाषाई अल्पसंख्यक हो या धार्मिक अल्पसंख्यक हो। क्या हो? धार्मिक अल्पसंख्यक हो, उसे, इसे अल्पसंख्यकों के लिए उसे अपने इच्छा अनुसार शिक्षा संस्था की स्थापना करना, शिक्षा संस्था की स्थापना करने का अधिकार होगा। ठीक है, यह किस में कहता है? तो मेरे साथियों यह 30 का लेटर है। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखिए अब चलते हैं मेरे साथियों हम लोग 31 की तरफ। 31 जो मेरे साथियों है, इसमें था संपत्ति का अधिकार। क्या था? संपत्ति का अधिकार। इसी को मेरे साथियों 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या कर दिया गया? हटाकर आपका भाग 12, कहाँ पे? भाग 12 अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया। लेकिन इसमें भी अभी कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो हैं, ठीक है ना, पूरा अनुच्छेद नहीं समाप्त हुआ है, हटा के दूसरे जगह बस इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है, तो ध्यान में रखिएगा। अब सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वह है आपका अनुच्छेद 32। क्या है? अनुच्छेद 32 है। इसमें क्या है? तो मेरे साथियों इसमें है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मेरे साथियों यह कोई अधिकार नहीं है, यह अधिकारों का संरक्षक है। यानी कह सकते हैं कि जो भी हम 14 से आपका कम से कम कहाँ तक पढ़े हैं? अनुच्छेद 30 तक जो भी अधिकार पढ़े हैं मेरे साथियों, सबका रक्षा कौन करता है? अनुच्छेद 32। ठीक है, यानी यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, उल्लंघन होता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका या आवेदन, उसी को कहते हैं, दायर कर सकते हैं। इसी के तहत मेरे साथियों मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए 5 प्रकार की रीट निकाला जाता है। और सबसे शानदार प्रश्न इसमें से यह पूछता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान का आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को या अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का आत्मा कहा है। हजारों बार पूछा गया है, तो इसको एकदम करोड़ % याद करना है। क्या क्या याद करना है? तो अनुच्छेद में पहला पॉइंट बहुत, आपका अनुच्छेद 32 में पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32, कभी कभी अनुच्छेद 32 दे देता है और कभी कभी यह पूरा नाम दे देता है, तो दोनों याद कर लीजिएगा। अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा है, संविधान का आत्मा कहा है, ध्यान में रखिएगा। तो इसको कैसे प्रश्न पूछेगा? तो मेरे साथियों पूछेगा कि संविधान का आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे कहा?
तो क्या बताएंगे? अनुच्छेद 32 को। और अनुच्छेद 32 ऑप्शन में न रहे तो क्या रहेगा? संवैधानिक उपचारों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है। ठीक है ना? क्या पूछेगा? संविधान का आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे कहा? तो ऑप्शन में रहेगा अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34। तो क्या बताएंगे? अनुच्छेद 32 को कहा। यदि यह ऑप्शन में नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार रहेगा। अब एक और पॉइंट लिखते हैं, यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो कहाँ जाएगा? अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट। तो लिख लीजिएगा, लिखेगा यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है या उल्लंघन होता है तो वह अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, या उसी को क्या बोलते हैं? सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। यह ध्यान में रखिएगा। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो क्या किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत हम कहाँ जा सकते हैं? तो हम अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मेरे साथियों, सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए 5 प्रकार के रिट निकालती है। यह भी लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी पॉइंट लिखिएगा। सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए 5 प्रकार की रीट निकालती है। 5 प्रकार की रीट निकालती है। अब 5 प्रकार की रीट कौन कौन सी निकालती है, यह जानने से पहले मेरे साथियों पहले इसे मिटा देते हैं। मेरे साथियों आइए अब 5 रीटों को देख लेते हैं कि 5 रीट कौन कौन से हैं। तो आइए पहला लिखिएगा रीट बंदी प्रत्यक्षीकरण। यह पहला रीट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। आपके पेपर में रीट से प्रश्न नहीं बनेगा तो बस नाम जान लीजिएगा कि कौन कौन से रीट हैं। यह रीट मेरे साथियों जब किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया जाता है और उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता है कि वह कहाँ है और कैसा है, तब इस रीट के माध्यम से वह व्यक्ति कहाँ है और कैसा है आपको पता मिल जाएगा। ठीक है ना? पुलिस आपको सूचना दे देगी कि वह सही है, सलामत है, और आप निश्चिंत हो जाइए, मैं जानता हूँ कि वह कहाँ है। तो आप यदि पुलिस आपको नहीं बता रही है कि मेरा जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है वह कहाँ है और कैसा है, तब इस रीट के माध्यम से आप पुलिस से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे रीट पे। यह है परमादेश। मेरे साथियों जो परमादेश रीट है इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, और यह रीट 2 व्यक्तियों पर लागू नहीं होता है, पहले राष्ट्रपति और दूसरा राज्यपाल पे। परमादेश रीट के माध्यम से जो भी सरकारी व्यक्ति हैं वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, यानी पद पे रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, तो उनके विरुद्ध परमादेश रीट निकाल कर यह कहा जाता है कि जो भी आपको कार्य दिया गया है सरकार के द्वारा वह कार्य को करिए। ठीक है ना? तो यह रीट मेरे साथियों बस केवल सरकारी व्यक्तियों पर निकाला जाता है, प्राइवेट सेक्टरों पर नहीं। ठीक है, तीसरा लिखिएगा प्रतिषेध रीट। प्रतिषेध रीट का अर्थ होता है मेरे साथियों रोकना। क्या होता है? रोकना। और यह मेरे साथियों न्यायिक व्यक्ति पे निकलता है, यानी जो आपका कहने का मतलब यह है कि यह हाई कोर्ट में निकल सकता है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे भी निकल सकता है, सब पे निकल सकता है, बस आपका सुप्रीम कोर्ट पे नहीं निकल सकता है। ठीक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो खुद ही निकालता है। ठीक है, और यह अर्ध न्यायिक व्यक्ति पे भी निकल सकता है, अर्ध न्यायिक संस्था या अर्ध न्यायिक आपका व्यक्ति पे भी निकल सकता है।
अर्ध न्यायिक संस्था में मेरे साथियों जैसे आ जाता है कैट, आ जाता है आपका सेट, आ जाता है। कैट का मतलब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और जिला जैसे अधिकारी यानी डीएम भी कुछ मामलों में आपका सुनवाई कर सकता है, तो उसके विरुद्ध यह रिट निकल सकता है। और यह रिट कब निकलता है? जब यह सभी अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करते हैं तब, क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करते हैं तब यह रिट निकलता है। तो यह रिट कब निकलता है? जब कार्यवाही का संचालन होता है, कार्यवाही का संचालन होता रहता है, कार्यवाही का संचालन क्या है? होता रहता है, तभी निकलता है। ठीक है। और एक आपका चौथा रिट है मेरे साथियों उत्प्रेषण। क्या है? उत्प्रेषण है। यह रिट न्यायिक संस्था और अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध ही जारी होता है, लेकिन जब यह तो कार्यवाही के संचालन के दौरान होता है, लेकिन मान लीजिए कार्यवाही पूरी हो चुकी है, तब क्या होगा? और क्षेत्राधिकार का उल्लंघन हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कर दिया, या कैट या सैट या डीएम कर दिया, कार्यवाही समाप्त हुआ, तो पूरी होने के बाद क्या होता है? उत्प्रेषण रिट निकाला जाता है। तो उत्प्रेषण रिट का अर्थ होता है रद्द करना। क्या होता है? रद्द करना। यह आपका चौथा रिट है। और पांचवा रिट है मेरे साथियों अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा। ठीक है ना? यह है इसका अधिकार परीक्षा रिट का अर्थ होता है आप किस अधिकार से प्राप्त किए हैं। ठीक है ना? लिख लीजिएगा, आप किस अधिकार से प्राप्त किए हैं। यानी यदि बता दे रहे हैं, पहले लिख लें, आप किस अधिकार से प्राप्त किए हैं मेरे साथियों। इसमें क्या होता है कि यदि मान लीजिए कोई पद है और यह पद पे कोई ऐसा व्यक्ति है जो एलिजिबल ही नहीं है, मान लीजिए कोई भी पद है वहाँ पे आप एलिजिबल नहीं हैं, और इस पद को आप क्या कर लेते हैं? 10 लाख रुपया दे के प्राप्त कर लेते हैं, और आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं और आपके पास जो भी चीज़ इस पद के लिए चाहिए सब कुछ है, तो आप सीधे कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट यह रिट निकालेगी उस व्यक्ति के खिलाफ और पूछेगी कि आप यह किस अधिकार से प्राप्त किए हैं, किस अधिकार से यह पद को प्राप्त किए हैं। उनके विरुद्ध अधिकार परीक्षा रिट निकाला जाता है। तो यह 5 प्रकार की रिट है मेरे साथियों। जान लेते हैं 33, 34 और 35 में क्या क्या है। ठीक है, तो लिखिएगा अनुच्छेद 33 में साथियों, इसमें कहता है सशस्त्र बल के सदस्य जो कानूनों के संचालन करने वाले जो व्यक्ति हैं और जो आसूचना सेवाओं से संबंधित व्यक्ति हैं, उनके कुछ अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। जैसे कि जो रा के एजेंट हैं, जो आपके जासूस हैं, वह कहें कि मैं जासूस हूँ, मैं रा का एजेंट हूँ। ठीक है ना? तो उनको कहने का अधिकार नहीं है। जैसे आप टीचर बन जाएंगे तो आप एकदम पूरी फैमिली में क्या पेपर में निकलवा देंगे कि एक लड़का एक गांव से एक टीचर बन गया, 80 ग्रेड निकाल दिया, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया। लेकिन जो व्यक्ति आपका उसमें जासूस बनता है, जो मान लीजिए जासूस बन के आपका पाकिस्तान में जाता है, जो जासूस बन के वैसे क्षेत्रों में रहता है जहाँ से हमको खबर पहुँचाता है, वह व्यक्ति नहीं कह सकता है कि मैं जासूस हूँ। ठीक है ना? मैं रा का एजेंट हूँ, वह नहीं कह सकता है। यह अनुच्छेद 33 के तहत कुछ अधिकारों को, कुछ व्यक्तियों के अधिकारों को सीमित किया गया है। लिख लीजिएगा किनको किनको सीमित किया गया है, तो लिख लीजिएगा सशस्त्र बलों के सदस्य, कानून व्यवस्था लागू करने वाले व्यक्ति, कानून व्यवस्था लागू करने वाले व्यक्ति, आसूचना सेवाओं से संबंधित व्यक्ति, व्यक्ति के मूल अधिकार को राज्य सीमित कर
शक्ति है। ध्यान में रखना है आपको, यह आपका लाइन है, कहीं पूछा तो नहीं गया है लेकिन ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। 34 इसमें क्या है तो मेरे साथियों, इसमें मार्शल लॉ या सैनिक लॉ कानून है, ठीक है ना, लिख लीजिएगा। इसमें सैनिक कानून या मार्शल लॉ का प्रावधान है, मार्शल लॉ का प्रावधान है। यह भी अनुच्छेद आपका पूछा नहीं गया है कभी मेरे साथियों। सैनिक कानून या मार्शल लॉ ऐसा कानून होता है जहाँ पे और जिस क्षेत्र में पूरा शक्ति सैनिकों को दे दिया जाता है, पूरा शक्ति किसको दे दिया जाता है, सैनिकों को दे दिया जाता है, उस क्षेत्र में आपका सैनिक कानून या मार्शल लॉ लागू होता है। जैसे कई बार देखे होंगे कि मणिपुर में ऐसी घटना घटती है जहाँ पे कई जनजातियाँ आपस में लड़ गई थी। एक बार ऐसा घटना हुआ था शायद एक 1.5 साल के अंदर में, तो वहाँ पे मार्शल लॉ लागू सर्वाधिक होता है। पहले 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में ऐसे बहुत सारे हड़कंप हो जाते थे, तो वहाँ पे कर्फ्यू नहीं लगता था, वहाँ पे सारी शक्तियाँ किसको दे दी जाती थी, सैनिक को दे दी जाती थी। इसमें सैनिक को कभी भी सरकार से पूछने की जरूरत नहीं है कि इस व्यक्ति को गोली मार देंगे, उस व्यक्ति को गोली मार दें। सैनिक को लगता है कि यह व्यक्ति आतंकवादी है या इस व्यक्ति को गोली मारना चाहिए तो मार देगी, उसमें सरकार भी कुछ नहीं करेगी, ठीक है ना। उस वैसे कानून को या वैसे जो प्रावधान लागू होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, सैनिक कानून बोलते हैं या मार्शल लॉ बोलते हैं। एक लास्ट अनुच्छेद है इसका मूल अधिकार का मेरे साथियों, वह है अनुच्छेद 35। इसमें कहता है कि मूल अधिकार के संबंध में कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को दिया गया है। तो लिख लीजिएगा, लिखिएगा मूल अधिकार के संबंध में, मूल अधिकार के संबंध में कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को, किसको, केवल संसद को दिया गया है, ध्यान में रखिएगा। तो कभी भी पूछे कि यह बताइए कि मूल अधिकार के संबंध में, यह शब्द को पकड़िएगा, मूल अधिकार, ठीक है ना, मूल अधिकार के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया है, तो संसद को दिया गया है। तो मेरे प्रिय साथियों, मूल अधिकार से संबंधित जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक था, पूरे अनुच्छेदों को पढ़े हैं, एक भी अनुच्छेद छोड़े नहीं हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं आपके लिए, ठीक है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को मेरे साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और जो मेरे मित्र अभी इस चैनल पे नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और अपने दोस्तों, महिला मित्रों के साथ भी शेयर कर देंगे और उनसे भी सब्सक्राइब करवा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।